नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग पॉलिटी के और इम्पोर्टेंट थोड़े क्वेश्चन है तो वो लोग हम लोग देख लेते हैं। ये जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर है सोर्सेस और प्रेम्बल, तो इससे देख लेते हैं। ठीक है, तो वेलकम आप सबका। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रेम्बल? इनमें से कौन सा प्रेम्बल का पार्ट नहीं है? तो लिबर्टी, टॉलरेंट, सोवरेन, सेकुलर। तो टॉलरेंट है। टॉलरेंट कहीं भी प्रेम्बल में नहीं दिया है। लिबर्टी है, सोवरेन है, सेकुलर है, ये सब है। द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर बोरोड फ्रॉम? जो सिंगल सिटीजनशिप है तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। अच्छा, इसके अलावा क्या लिया गया है? इसके अलावा जैसे रूल ऑफ लॉ हो गया, रूल ऑफ लॉ। ठीक, इसके अलावा पार्लियामेंटरी सिस्टम, पार्लियामेंटरी सिस्टम। ठीक, सिस्टम हो गया। ठीक, ये सब। इसके अलावा कैबिनेट सिस्टम हो गया, कैबिनेट सिस्टम, सिस्टम। ठीक, तो जो ये सब है, ये सब यूनाइटेड किंगडम से लिए गए। अच्छा, जो जर्मनी से लिया गया वो क्या है? वो है सस्पेंशन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के समय जो फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाती है, तो वो जो ये वाला फीचर है, ये जर्मनी से लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया है? लिबर्टी, इक्वालिटी और एंड फ्रेटर्निटी। ये चीज़ें प्रेम्बल में भी मेंशन है। फ्रेटर्निटी, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं ये फ्रांस से लिए गए। अच्छा, जो इमरजेंसी जब हम लोग के यहाँ होती है तो उसमें फंडामेंटल राइट जो सस्पेंड हो जाती है, तो कौन सा आर्टिकल है जो कभी सस्पेंड नहीं होता? तो वो आर्टिकल है 20 एंड 21। 20 और 21वां वो आर्टिकल है जो कभी सस्पेंड नहीं होता। ठीक है। अच्छा, जो इमरजेंसी है ये वैसे 3 टाइप्स की होती हैं, है ना? क्या नाम है? जो नेशनल इमरजेंसी है वो 352 के तहत लगती है। ठीक, एक एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, ये 360 के तहत लगती है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, मतलब आर्टिकल 360 के तहत लगती है। जो नेशनल इमरजेंसी होती है वो 352 के तहत लगती है। ठीक है, इसके अलावा एक एक इमरजेंसी लगती है, वो किसी स्टेट पे ऐसे लग जाती है जिसे प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। प्रेसिडेंट रूल, जब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब वो फेल हो जाती है किसी स्टेट में, तो वहाँ वाले स्टेट में इमरजेंसी ऐसे जो प्रेसिडेंट होते तो वो लगा देते हैं, और वो जो होती है उसे प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। तो ये किस आर्टिकल के तहत होता है? तो ये आर्टिकल 356 के तहत होता है। ठीक है, 356। जुडिशियल रिव्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखो, जो जुडिशियल रिव्यू ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ठीक, इसके अलावा क्या लिया गया है? इसके अलावा जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया गया है। इंडिपेंडेंस, DENC, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी। ठीक, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया गया है ना? और बात करें तो जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया गया है, और जैसे इम्पीचमेंट हो गया प्रेसिडेंट का, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, तो ये सब चीज़ें, तो ये चीज़ें यूएस से ली गई हैं। अच्छा, रशिया से क्या लिया गया है? तो देखो, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारा, उसके जो आइडियल्स हैं तो वो रशिया से लिए गए। किससे लिए गए हैं? रशिया से। इसके अलावा जैसे जर्मनी है, जर्मनी का बता ही दिया है। इसके अलावा जो कनाडा है, कनाडा से क्या लिया गया है? तो देखो, कहीं भी जैसे सेंटर स्ट्रांग होने की बात कुछ अगर दिख रही होगी तो वो कनाडा से होगा। जैसे फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंटर, फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंटर होगा। इसी तरह रेसिड्यूरी पावर, रेसिड्यूरी पावर टू सेंटर, रेसिड्यूरी पावर टू द सेंटर, ये। ठीक, तो ये चीज़ें कनाडा से लिया गया है। ठीक, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया गया है, इसी के अलावा जैसे आइडियल्स ऑफ जस्टिस है, जस्टिस के जो आइडियल्स हैं तो वो लिए गए। अच्छा, जस्टिस कौन सी? सोशल, डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल, ये 3 जस्टिस हैं। तो ये 3 जस्टिस के जो आइडियल्स हैं वो लिए गए रशिया से। जर्मनी बता दिया पहले कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये। ठीक, इंडिया बोरोड द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखो, फंडामेंटल राइट जो है वो यूएसए से लिया गया है। तभी मैंने यहाँ बताया नहीं था।
तो अब यहाँ लिख लो कि फंडामेंटल राइट जो है तो वो हमने यूएसए से लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो रशिया से ली है, लेकिन फंडामेंटल राइट जो है वो अमेरिका से लिया है। ठीक है। अच्छा, इसमें ऑस्ट्रेलियन वाला बच गया। तो देखो, कॉन्करेंट लिस्ट जो है, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक, जो कॉन्करेंट लिस्ट है तो वो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक। इसके अलावा जैसे यूएसए से हमने और भी चीज़ ली है, जैसे रिमूवल ऑफ जजेस, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का जो रिमूवल है तो वो भी हम लोग ने यूएसए से लिया है। और इसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है, तो ये भी हमने यूएसए से लिया है। ठीक है, तो ये भी हमने यूएसए से लिया। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर बोरोड फ्रॉम डैश कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, डीपीएसपी की बात आ गई, तो डीपीएसपी हम लोग ने किससे लिया है? ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आयरिश मतलब आयरलैंड हो गया। ठीक, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अच्छा, जो डीपीएसपी है ये कहाँ है? ये पार्ट फोर्थ में है। ठीक, पार्ट थर्ड में क्या है? पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट है, और पार्ट फोर्थ में डीपीएसपी है। और पार्ट फोर्थ ए में इसी के जो जस्ट बाद है तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज है। द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम। देखो, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं तो ये हम लोग ने लिया है साउथ अफ्रीका से। ठीक है, साउथ अफ्रीका से हम लोग ने ये प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट लिया है। इसके अलावा इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा भी है, मतलब इलेक्शन ऑफ मेंबर मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा, तो ये भी है। ठीक है, तो ये वाली साउथ अफ्रीका से ये दो चीज़ें हैं। और ये सब सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पहले एसएससी में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन एंड द constitution of different countries from which they have been adopted in the constitution of India has been correctly paired। तो देखो, द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया, सही है। चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट यूनाइटेड स्टेट्स, सही है। डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, सही है। तो ये बचा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, ये कैनेडियन नहीं है, इसका आंसर होगा फ्रांस से, मतलब फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग ने लिया। फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड मेजर पार्ट ऑफ इट्स फीचर। तो देखो, जो मेजर पार्ट है तो इसका आंसर है ए, मेजर पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। अच्छा देखो, जैसे जैसे ये है, एक मिनट, जैसे ये 1909, तो ये क्या होता है? ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है। ये हिस्ट्री में सब लिखा है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक, मॉर्ले कौन? जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। और मिंटो कौन? गवर्नर जनरल, जो 1858 के बाद वाइसरॉय हो गए थे। तो मिंटो कौन है? वाइसरॉय। और मॉर्ले कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक। अच्छा, जो ये एक्ट है 1909 का, तो इससे क्या है, थोड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, देख लो। इसने सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया था। सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए, मतलब मुस्लिम मुस्लिम को वोट दे सकता है। ठीक, ये इंट्रोड्यूस किया था सेपरेट इलेक्टोरेट का। ठीक। और क्या नाम है, इसमें जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, तो उसमें इंडिया की एंट्री वहाँ से चालू हो गई थी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 से। जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है तो उसमें इंडिया जो थे अब वो बन सकते थे। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि पहले ऐसे इंडियन कौन थे जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आए थे? तो उनका नाम है सत्येंद्र, लिख लो, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हिस्सा बने थे और एज अ लॉ मेंबर बने थे, लॉ मेंबर के रूप में बने थे। ठीक, इसी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के तहत
ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को, इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909 जो भी कहना है कह लो, तो ये होता है। ठीक, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस होता है। ये क्या है, ये मॉन्टैग, स्पेलिंग इतनी, मॉन्टैग क्लेम्सफोर्ड, क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक, मॉन्टैग, इसे मॉन्टैग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। मॉन्टैग कौन थे, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। और क्लेम्सफोर्ड जो है, तो क्लेम्सफोर्ड कौन थे, ये उस समय इंडिया के वाइसरॉय थे। ठीक है, तो जो ये एक्ट आया था, तो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसका था कि ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करना, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में ही। ठीक, तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जो बात है, जो, एक मिनट रुको, जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात है वो सबसे पहले इसी एक्ट से की गई है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की। ठीक, वो मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म से की गई, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। ठीक, सबसे पहले जो बात की गई है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से या मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म से की गई है। ठीक, इसमें जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेंटर में थी, है ना, उसे हटा के उसकी जगह बाई कैमरल सिस्टम, मतलब दो सदनीय जो संसद होती, तो उसका प्रावधान किया गया। दो सदनीय मतलब उसमें दो वो होंगे, दो हाउस होंगे। तो एक हाउस था काउंसिल, एक हाउस था काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक, और जो दूसरा हाउस था वो था लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली था। ठीक, जो इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी तक चलती आ रही थी सेंटर पे, तो उसकी जगह अब बाय कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब जो काउंसिल, मतलब एक काउंसिल ऑफ स्टेट हो गया, और लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली है तो ये लोअर हाउस होगा। ठीक, और जो काउंसिल ऑफ स्टेट है ये अपर हाउस होगा। ठीक, तो इनमें अब डायरेक्ट जो इलेक्शन है वो इंट्रोड्यूस कर दिए गए। तो डायरेक्ट जो इलेक्शन है वो पहली बार इससे इंट्रोड्यूस किया गया। जो डायरेक्ट इलेक्शन है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से इंट्रोड्यूस किया था, और वो इसके माध्यम से वो हुआ। ठीक, इसके अलावा जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, सेपरेट इलेक्टोरेट, कम्युनल जो रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग उसका, तो सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो बढ़ा दिया। अभी तक क्या था, 1909 ने क्या किया था कि, कहाँ लिखा है, केवल मुस्लिम के लिए था। लेकिन अब जो है, अब ये मुस्लिम के अलावा ये सिख, सिख हो गए, सिख के लिए हो गया, एंग्लो इंडियन हो गए। ठीक, एंग्लो इंडियन हो गए, इसके अलावा जो क्रिश्चियन हो गए। ठीक, तो उन लोगों के लिए भी ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया। मतलब मुस्लिम के लिए तो था ही, और अभी भी है ना, लेकिन इसके बाद बढ़ा दिया गया, सिख के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए और क्रिश्चियंस के लिए। ठीक, और इम्पोर्टेंट एक बात है तो वो भी लिख लो कि इसने जो डायरकी है, डायरकी है वो प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस कर दी। इसने प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी थी। क्या, प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी थी। ठीक, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था उसमें केवल एक ही हाउस था, एक हाउस था। सेंटर में क्या, दो हाउस कर दिए गए, लेकिन जो प्रोविंसेस में लेजिस्लेचर था उसमें एक हाउस था, उसका क्या नाम था, लेजिस्लेटिव काउंसिल। लिख लो चाहे, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, लेजिस्लेटिव काउंसिल था प्रोविंसेस में। ठीक, अब बात करें जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था इसने क्या किया था, जैसे इसके पहले वाले ने डायरकी प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है तो इसने डायरकी जो है वो प्रोविंसेस से हटा दी, प्रोविंसेस से हटा दी, और इसकी जगह जो डायरकी है वो सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दी। ठीक, प्रोविंसेस से हटा के सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दी, और जो प्रोविंसेस था तो उसे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रदान कर दी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, उसे ऑटोनॉमी प्रदान कर दी, स्वायत्ता जो भी कहते हैं, है ना, तो वो इसे प्रोविंसेस को प्रदान कर दी। अच्छा, जो डायरकी जो इसने हटाई है, तो इसी के पहले साइमन कमीशन, जो साइमन कमीशन जो है
तो ये आया था। तो साइमन कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी, तो उसके आधार पे साइमन कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी, तो वो क्या नाम है, उस पर बहस होने के लिए 1930 पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये सब हुई थी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। फिर बाद में जाके जो क्या नाम है, साइमन कमीशन ने डायरकी जो है प्रोविंसेस से हटाने के लिए कहा था कि प्रोविंसेस से डायरकी हटा दी जाए, है ना। तो इसे लागू कर दिया गया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए किसके कहने पे, तो साइमन कमीशन के कहने पे। साइमन कमीशन, जो साइमन कमीशन था ये कब आया था, ये 19 आना तो 1929 में था, है ना, लेकिन ये 1927 में ही आ गया था। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1919 था, तो उसमें एक रॉयल कमीशन बनाने के लिए कहा था 10 साल बाद, जो ये देखेगा कि किस तरीके से काम जो चल रहा है 1919 के तहत वो कैसा चल रहा है। इस पीछे साइमन कमीशन का गठन किया गया था 1927 में, 2 साल पहले ही कर दिया गया था 1927 में। और इसे वाइट कमीशन भी कहते हैं। वाइट है तो वाइट से लिखते हैं, वाइट कमीशन, ठीक, इसे वाइट कमीशन भी कहते हैं। और इसमें टोटल 7 मेंबर थे, ठीक है। विच कंट्री वॉज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बिगिन विद द प्रेम्बल इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, सबसे पहले जो प्रेम्बल की शुरुआत है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने की थी। उसके पहले अभी तक प्रेम्बल की शुरुआत नहीं नहीं हुई थी। तो जो सबसे पहले प्रेम्बल की शुरुआत है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने की। फिर एक कन्वेंशन बन गया और धीरे धीरे बाद में लगभग जितने भी संविधान बने तो वो लोग अपना प्रेम्बल इंट्रोड्यूस करने लगे। भारत ने भी अपना इंट्रोड्यूस किया, मतलब लाया प्रेम्बल। विच अमंग द फॉलोइंग डेट इज मेंशन इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, जो डेट मेंशन है तो वो ये भी डेट मेंशन नहीं है, 15 अगस्त ये भी मेंशन नहीं है, 26 नवंबर 1950 ये भी मेंशन नहीं है, और 26 नवंबर 1949 मेंशन है, ठीक। और जो ये डेट है, इस डेट को क्या कहते हैं, इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। इस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं, ठीक। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस दिन जो हमारा संविधान है तो वो बन के पूरा तैयार हो गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। थोड़ा बन के तैयार हो गया था, लेकिन थोड़ी चीज़ें लागू कर दी गई थी, जैसे तुम्हारा इलेक्शन हो गया, है ना, इलेक्शन हो गया, सिटीजनशिप हो गया, ये सब थोड़ी थोड़ी और चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें लागू कर दी गई थी। लेकिन जो पूरा संविधान लागू हुआ था वो अगले साल 26 जनवरी 1930 में लागू हुआ था, ठीक। 26 जनवरी 1900, अरे 1930 कह रहे हैं, 1950 को, रुको, छब एक मिनट, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्यों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे मनाया गया था। पूर्ण स्वराज डे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था, पूर्ण स्वराज दिवस ये मनाया गया था, जो दिसंबर 1929 में कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ था। ये हुआ था लाहौर में, लाहौर में, ठीक। और इसके जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, वो जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। तो उसमें हुआ था कि हम लोग, क्योंकि ये लाहौर सेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूर्ण स्वराज की जो डिमांड थी वो लाहौर सेशन से स्टार्ट हुई थी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, तो वो लाहौर सेशन से स्टार्ट हुई थी। और एक काफ़ी बार आया भी है कि लाहौर पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी वो कांग्रेस के कौन से उसमें की गई थी, सेशन में। वैसे ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है ना। तो ये लाहौर सेशन से स्टार्ट की गई थी, और उसके प्रेसिडेंट कौन है ये भी पूछता है, तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। और कब हुआ था, तो ये 1929 में हुआ था, ठीक। तो पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी, और अगले साल 26 जनवरी 1930 को एक डेट फिक्स की गई कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग हर रोज़ इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। तो इसीलिए हमारा जो संविधान है वो बन के तो 26 नवंबर को तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1930 को उसे लागू किया गया भारत में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रिम्बल, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग अथॉरिटी। तो देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी प्रोवाइड करता है वो पीपल ऑफ इंडिया है। तो पीपल ऑफ इंडिया को ही सोर्स ऑफ और पावर कहा गया, सोर्सेज ऑफ ऑल पावर, या सुप्रीम पावर जिनके हाथ में है, तो वो पीपल ऑफ इंडिया है। हम ही लोग, जब इलेक्शन होता है तो हम ही लोग इलेक्ट करते हैं, जैसे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो हम लोग उनको इलेक्ट करते हैं, और अपनी पावर उन लोगों को एक तरीके से प्रदान कर देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं कि आप लोग
हमारी मतलब हमारी जगह आप लोग ये सब चीज़ें हैं तो इन सब चीज़ों को मैनेज करिए। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ ऑल पावर जो है वो पीपल ऑफ इंडिया है, उन्हीं के पास सारी पावर है। विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रेम्बल है तो उसमें फ्रेटर्निटी मेंशन है, इनैक्ट भी मेंशन है, डेमोक्रेटिक भी मेंशन है, अथॉरिटी कहीं भी मेंशन नहीं है। अथॉरिटी शब्द कहीं भी मेंशन नहीं है प्रेम्बल में। ठीक, कंसिडर द फॉलोइंग, विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज इंश्योर्ड बाय प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज इंश्योर्ड बाय प्रेम्बल। तो देखो डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक है, एथिकल डेमोक्रेसी नहीं। तो आंसर 1 to 4 हो जाएगा। इसी तरह जो जस्टिस है, जस्टिस जो प्रेम्बल में बात की गई है तो वो भी सोशल है, पॉलिटिकल है और इकोनॉमिक है। सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, जैसे डेमोक्रेसी है वैसे जस्टिस भी यही है, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड। तो देखो जो प्रेम्बल जो हम लोगों का था वो आज तक एक ही बार अमेंड हुआ है, और वो कब अमेंड हुआ है, वो 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, तो उसी में अमेंड हुआ था और आज तक वही है, उसके बाद अभी तक अमेंड नहीं हुआ था। तो क्या अमेंड हुआ इसके माध्यम से, इसके माध्यम से अब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये तो बहुत बड़ा है, इसके माध्यम से ढेर सारी चीज़ें की गई थी, तभी इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि इसके माध्यम से ढेर सारी चीज़ें, बहुत फंडामेंटल चीज़ें वो अमेंड कर दी गई थी। लेकिन जो प्रेम्बल में चेंज हुआ था उसमें क्या हुआ था कि सोशलिस्ट, सोशलिस्ट सेकुलर, सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द हैं, ये 3 शब्द जोड़ दिए गए थे, SSI। ठीक, ये 3 शब्द जो हैं सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द प्रेम्बल में जोड़ दिए गए थे, और यही अमेंडमेंट है आज तक, इसके बाद अभी तक नहीं किया गया। ठीक है, अब वैसे तो जो ये वाला अमेंडमेंट है ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, इसके माध्यम से ढेर सारी चीज़ें की गई थी, जैसे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, ऊपर लिखना, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, रुको, जैसे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इसके माध्यम से इंट्रोड्यूस की गई थी। अच्छा, किसके रिकमेंडेशन पे, तो स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ इस अमेंडमेंट के माध्यम से आई थी। ठीक है, अच्छा, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो एक ये कब हुआ था, ये 1956 को हुआ था, और एक रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स जो है तो ये भी 1956 को लागू होना था। तो इस अमेंडमेंट के माध्यम से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट को इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक, अब जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है तो ये हुआ था 1988 को। ठीक, इसने क्या किया था, इसने जो 21 साल से जो वोटिंग एज है उसे 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया। पहले 21 साल पे वोटिंग होती थी, फिर इसने घटा के 18 साल कर दिया। अब 18 साल से का जो भी होगा तो वो वोट कर सकता है। ठीक, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है तो ये कब हुआ था, ये 2002 में हुआ था, ये 2002 में हुआ था। इसने क्या किया था, देखो इसने क्या नाम है, इसने जैसे 42वें संविधान जो संशोधक हुआ है तो इसने फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन ऐड कर दी थी, लेकिन कितनी ऐड की थी, तो 10 थी, 10 थी, 10 ऐड की थी। लेकिन जो 86 वाला है तो इसने एक और ऐड कर दी, तो अब टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज 11 हो गई। ठीक, इसके अलावा इसने क्या नाम है, इसने एक फंडामेंटल राइट जो है तो फंडामेंटल राइट में एक आर्टिकल इसने ऐड किया था। वो आर्टिकल कौन सा था, एक मिनट रुको, आर्टिकल 21A था, आर्टिकल 21A था। 21A किसकी बात करता है, राइट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन। ठीक, राइट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है। एलिमेंट्री एजुकेशन तो कितने साल तक के बच्चों के लिए है,
तो ये 6 साल से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं तो उनके लिए राइट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट इंट्रोड्यूस कर दिया बाय बाय इंट्रोड्यूसिंग आर्टिकल 21A जो आर्टिकल है तो उसे इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके अलावा जो इसने एक फंडामेंटल ड्यूटीज जो जोड़ी थी है ना, तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो भी एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड है। क्या कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं तो वो अपने बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। ठीक है ये। अच्छा, इसके अलावा एक 44वां संविधान संशोधक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 1978 में हुआ था। एक 42वां इम्पोर्टेंट तो बहुत है, लेकिन एक 42वां इम्पोर्टेंट है, एक 44वां भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये कब हुआ था? ये 1978 को हुआ था। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई थी कि जैसे राइट टू प्रॉपर्टी जो है, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक, इस पे बहुत बार क्वेश्चन भी है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है तो इसे पहले फंडामेंटल राइट था, फिर इसे हटा के फंडामेंटल राइट से पार्ट 12 में डाल दिया गया, पार्ट 12 में डाल दिया गया। और आर्टिकल कौन था? आर्टिकल 300A में डाल दिया। तो अब ये एक नॉर्मल एक लीगल राइट हो गया। पहले फंडामेंटल राइट था, अब लीगल राइट हो गया। फंडामेंटल राइट मतलब अगर फंडामेंटल राइट का अगर हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो पार्ट 12 में डाल दिया, जो आर्टिकल 300A है पार्ट 12 में उसमें डाल दिया। ठीक। अच्छा, जो पहले ये फंडामेंटल राइट था, तो फंडामेंटल राइट जो था तो वो कौन से आर्टिकल में था? वो आर्टिकल 31 में था। पहले ये आर्टिकल 31 में था तो फंडामेंटल राइट था। अब इसे 31 से हटा के आर्टिकल 300A में डाल दिया। 300A पार्ट 12 में है। ठीक। द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन विच अमंग द फॉलोइंग। देखो, जो प्रेम्बल है तो वो जो जिस पे बेस है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस है। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ठीक है, तो ये किसने मूव किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। जो जवाहरलाल नेहरू हैं तो जवाहरलाल नेहरू ने ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था। कब मूव किया था? तो देखो, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है तो ये पहली बार जो मीट करती है तो ये 9 दिसंबर 1946 को मीट करती है। जब इलेक्शन हो जाते हैं जुलाई में, फिर उसके बाद जब पहली सिटिंग होती है तो वो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली सिटिंग होती है। और उसी सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव कर दिया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या, नाम ही सुनने से लग रहा है ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। इसमें जो हमारा संविधान बनेगा तो उसका क्या उद्देश्य था, क्या उद्देश्य होगा, किस तरीके की उसमें चीज़ें होंगी, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की बात की गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को मूव किया था, लेकिन जो पास हो गया, तो पास कब हुआ था? तो ये पास हो गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को इसे पास कर दिया गया। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था और 22 जनवरी को इसे पास कर दिया गया। तो हमारा जो प्रेम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस है। ठीक, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जो बातें उस हिसाब से की गई तो वो हमारी प्रेम्बल में भी उस तरीके से है। प्रेम्बल क्या है? प्रेम्बल एक तरीके से किसी संविधान का इंट्रोडक्शन है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का है। हमें किसी का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो हमें पूरा उसका कॉन्स्टिट्यूशन ना पढ़ना पड़े, उससे उसके बारे में अगर हमें जानना है कि किस तरीके का है तो हम उसका प्रेम्बल पढ़ सकते हैं। ठीक, अब कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा सा होता है तो इस पीछे उसका प्रेम्बल पढ़ सकते हैं। जो प्रेम्बल है तो प्रेम्बल से हम लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंटरी है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और भी तरह तरह की ये सब बातें हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये कब हुआ था? ये 1958 में हुआ था। और इसके माध्यम से जो गवर्नर जनरल था तो उसे वाइसरॉय बना दिया गया था। वाइसरॉय वाइसरॉय बना दिया गया था। ठीक, इसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एक पोस्ट बना दी गई थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये सब बना दिया गया था। ठीक है यार, तो बस चलो आज के लिए इतना ही। बताना कैसी लगी वीडियो।
ठीक है, आप सबको थैंक यू। कैसी लगी बताना, अगर अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्ट भी आपका बिल्ड होगा इसके माध्यम से। ठीक है, चलो बाय।